आईपीएल इंडिया का एक ऐसा क्रिकेट लीग जिसे अगर हम पैसा छापने की मशीन भी बोले तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन इस आईपीएल का फाउंडर कौन है? दरअसल दिल्ली का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम ललित मोदी, जो अमेरिकन ड्यूक यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के पढ़ाई करने के टाइम उन्होंने देखा अमेरिकन एनबीए और एनएफएल जैसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट टीम के ओनर इन टूर्नामेंट के थ्रू करोड़ों रुपए का इनकम कर रहा है। तब उन्होंने सोचा क्यों ना इन टूर्नामेंट मॉडलों को क्रिकेट के थ्रू इंडिया में चालू किया जाए। और 1995 में ललित मोदी इंडिया लौटकर इंडियन क्रिकेट बोर्ड मतलब बीसीसीआई को एक सिटी बेस्ड क्रिकेट टूर्नामेंट को चालू करने के लिए बोलता है। लेकिन उस टाइम बीसीसीआई के मेंबर्स इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद वो फरवरी 2005 में राजस्थान क्रिकेट एकेडमी का प्रेसिडेंट बन जाते हैं और उसी ईयर नवंबर में बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और 3 अप्रैल 2007 में अचानक जी न्यूज़ चैनल में एक न्यूज़ आता है जहां कहा जाता है जी न्यूज़ के ओनर सुभाष चंद्र खुद एक क्रिकेट टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जहां इंडिया हो या विदेश हर जगह से प्लेयर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। टूर्नामेंट के हर एक मैच होगा 20 ओवर्स का। इस छोटे फॉर्मेट के फाइनल टूर्नामेंट विनर को मिलेगा 2.50 करोड़ रुपीस और टूर्नामेंट का नाम होगा आईसीएल मतलब इंडियन क्रिकेट लीग। इस अनाउंसमेंट के बाद बीसीसीआई बहुत डर जाता है। बीसीसीआई सोचता है कि अगर प्लेयर्स आईसीएल में खेलने लगेगा तो बीसीसीआई प्लेयर्स के ऊपर से कंट्रोल खो सकता है, क्योंकि आईसीएल का ब्रांड वैल्यू अगर बढ़ जाता है तब बड़े बड़े कंपनी आईसीएल को स्पॉन्सर करने लगेगा, फिर बीसीसीआई का करोड़ों का लॉस होगा। इस डर के वजह से बीसीसीआई प्लेयरों के ऊपर बहुत सारे बैन लगा दिया था, जैसे प्लेयरों के पेंशन बंद कर देना, दूसरे खेलों में प्लेयर को बैन कर देना ताकि प्लेयर आईसीएल में पार्टिसिपेट ना करे। लेकिन इतने सारे बैन लगा देने के बाद भी बहुत सारे प्लेयर आईसीएल में फिर भी पार्टिसिपेट किया। तब बीसीसीआई समझ गया प्लेयरों को ऐसे बैन लगा के रोका नहीं जा सकता। तब बीसीसीआई आईसीएल को डिस्ट्रॉय करने के लिए सोचने लगा और उस समय हो रहा था T20 मैचेस जो लोकप्रिय हो रहा था बहुत तेजी से। इस छोटे फॉर्मेट क्रिकेट के लोकप्रियता को देखकर बीसीसीआई के मेंबर्स ललित मोदी का 1995 के प्रपोजल के बारे में सोचने लगा और बहुत सोचने के बाद बीसीसीआई की मेंबर्स उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद 13 सितंबर 2007 में बीसीसीआई अनाउंसमेंट करता है आईपीएल का। इस टूर्नामेंट में टोटल 8 टीम पार्टिसिपेट करेगा और हर एक टीम इंडिया के मेजर सिटी को रिप्रेजेंट करेगा और हर एक टीम एक अलग अलग फ्रेंचाइज होगा जिसके अलग अलग ओनर भी होगा। जैसे कि उस समय चल रहा था T20, जहां 24 सितंबर इंडिया फाइनल में पाकिस्तान को हरा के T20 वर्ल्ड कप जीत लेता है। तब घर घर में ऐसे कम ओवर के क्रिकेट की लोकप्रियता कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और 18 अप्रैल 2008 में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में केकेआर और आरसीबी के बीच आईपीएल का पहला मैच हुआ, जहां केकेआर आरसीबी को हरा के मैच जीत जाता है। लेकिन सवाल आता है इस आईपीएल के थ्रू बीसीसीआई, फ्रेंचाइज ओनर और स्टेडियम अथॉरिटी का करोड़ों का इनकम कैसे होता है? आईपीएल के थ्रू सबसे ज्यादा अमाउंट का इनकम आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट सेल करके। मतलब आईपीएल को जिस टीवी चैनल और डिजिटल चैनल पर दिखाया जाता है जैसे स्टार स्पोर्ट्स, जियो सिनेमा, ये चैनल्स आईपीएल के मैचेस को दिखाने के लिए बीसीसीआई के साथ 2023 से लेकर 2027 तक एक 5 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ। इन 5 सालों में जियो और स्टार स्पोर्ट्स बीसीसीआई को 48,390 करोड़ रुपए पे करेगा, जिसका 50% बीसीसीआई लेके बाकी 50% फ्रेंचाइज ओनरों में बांट देता है। उसके बाद आता है टाइटल स्पॉन्सर। आईपीएल को टाटा आईपीएल कहने का कारण टाटा कंपनी ने आईपीएल के आगे टाटा ऐड करने के लिए टाटा और बीसीसीआई ने एक 5 साल का एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें टाटा कंपनी ने बीसीसीआई को 2,500 करोड़ पे किया। इसका भी 50% बीसीसीआई रख के बाकी 50% फ्रेंचाइज ओनरों में बांट देता है। उसके बाद आता है लोकल रेवेन्यू। प्लेयर्स टोटल 7 मैच अपने होम ग्राउंड में खेलते हैं। जैसे केकेआर 7 मैच ईडन गार्डन में खेलता है, तब स्टेडियम में जितना टिकट सेल होता है उसमें से 85% फ्रेंचाइज ओनर रख के बाकी 15% स्टेडियम अथॉरिटी को दे देता है। अब आता है टीम स्पॉन्सर पे। टीम स्पॉन्सर 2 तरह का होता है, एक होता है मेन स्पॉन्सर, दूसरा होता है आदर्श स्पॉन्सर। टीम स्पॉन्सर के सबसे ज्यादा पैसा मिलता है प्लेयरों के जर्सी में चेस्ट पे सबसे बड़ा लोगो या नाम होता है, वही होता है मेन स्पॉन्सर, जिससे 30 से लेके 50 करोड़ तक मिलता है। उसके बाद आता है आदर्श स्पॉन्सर।
जो प्लेयरों के जर्सी पे, हेलमेट पे, बैट पे छोटा छोटा लोगो देखने को मिलता है, इस छोटे छोटे स्पॉन्सर से 3 से लेके 15 करोड़ तक मिलता है, जो सीधा फ्रेंचाइज ओनरों के जेब में जाता है। और जिस स्टेडियम में मैच होता है उस स्टेडियम अथॉरिटी को बीसीसीआई एक फिक्स्ड अमाउंट देता है स्टेडियम रेंट के लिए। उसके बाद स्टेडियम के बाहर दीवारों पे जो एडवर्टाइजमेंट लगाया जाता है उसका और स्टेडियम इंस्टॉल कमीशन के टोटल अमाउंट स्टेडियम अथॉरिटी अपने पास रख लेता है। अब आते हैं मर्चेंडाइज सेल पे, मतलब टीम का ऑफिशियल लोगो जर्सी पे, बैट पे, कैप पे लगा के उसे सेल करके जो पैसा आता है उसका पूरा पैसा जाता है टीम ओनर के पास। और बीसीसीआई फ्रेंचाइज ओनरों से आईपीएल की टोटल इनकम से 20% एनुअल फीस रख लेता है। उसके बाद जब एक टीम के प्लेयरों को दूसरे टीम में खरीदा जाता है, जैसे संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग ने खरीद लिया, उस लेन देन के टाइम भी बीसीसीआई कमीशन रख लेता है। और आईपीएल में सबसे ज्यादा टिकट सेल होता है प्लेऑफ और फाइनल में, और इन दोनों मैचेस का टिकट सेल के पूरे पैसा बीसीसीआई अपने पास रख लेता है। अब जरा समझते हैं प्लेयर कैसे इनकम करता है। प्लेयरों को सबसे ज्यादा इनकम आता है नीलामी से, मतलब फ्रेंचाइज ओनर जब प्लेयरों को अपने टीम में खरीदता है तब। जैसे लखनऊ सुपर जायंट ने 2025 में ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा, जो आईपीएल हिस्ट्री में अब तक के सबसे ज्यादा पैसों में नीलामी होने वाले प्लेयर है। इसके बाद बीसीसीआई हर एक प्लेयर को पर मैच 7.5 लाख करके देता है। ये रूल्स 2025 से शुरू हुआ है। उसके बाद आता है मैच अवार्ड, जैसे मैन ऑफ द मैच, सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों को कम से कम 1 लाख करके मिलता है। अब आता है प्राइज मनी, मतलब विनर टीम को प्राइज में जो 20 करोड़ रुपीस मिलता है, जिसका 50% फ्रेंचाइज ओनर रख के बाकी 50% प्लेयरों के बीच में बांट देता है। लेकिन 2013 आईपीएल का एक ऐसा सीजन था जहां प्लेयरों को इन इनकम से भी पेट नहीं भरा, जिसके कारण वो स्पॉट फिक्सिंग का रास्ता अपनाया। 2013 9 में एस श्रीशांत किंग 11 पंजाब के खिलाफ बॉल करते समय ओवर के पहले अपने जेब में टॉवल रखते हैं, जो ऑडियंस के लिए नॉर्मल लगा, लेकिन वो था बुकीज के लिए इशारा कि उस ओवर में वो 14 से ज्यादा रन देने वाला है, इसलिए बुकीज के साथ उसका 40 लाख का डील हुआ था। उसके बाद आता है 15 में, उसी सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जब अंकित चौहान बॉल कर रहा था, तब एक ओवर में 13 से ज्यादा रन देने के लिए बुकीज से 60 लाख लेने का डील हुआ था। इसके बाद आता है 5th में, अजित चंडीला पुणे वॉरियर इंडियन के खिलाफ बॉल करते समय 14 से ज्यादा रन देने के लिए बुकीज से 20 लाख एडवांस लेता है, लेकिन 9 से ज्यादा रन नहीं दे पाता है। उसके बाद दिल्ली पुलिस इन राजस्थान रॉयल्स के तीनों प्लेयरों को अरेस्ट कर लेता है और बीसीसीआई इन प्लेयरों को लाइफ टाइम के लिए क्रिकेट में बैन कर देता है। लेकिन आईपीएल के इन करोड़ों का लेन देन से सरकार भी मल्टीपल टैक्स से सिर्फ आईपीएल के सीजन से 4 से 5 हजार करोड़ जमा कर लेता है। और इन पैसों में से कितना देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है ये तो आप सबको पता है। मतलब स्टेडियम अथॉरिटी और सरकार को इतना करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी अगर आप देखेंगे सिर्फ स्टेडियम के अंदर और बाहर सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट में इतना गैप देखने को मिलता है, जिसके लिए कभी फैंस को टिकट खरीदने के लिए भीड़ में स्टैम्पेड होकर इंज्योर होना पड़ता है, तो कभी गैलरी में एक दूसरे के साथ मारपीट लग जाता है, और कभी कभी फैंस भी इतना पागल हो जाता है क्रिकेट के लिए, मानो क्रिकेट को लाइफ का एक हिस्सा मान लेता है। मतलब फैंस खेल के हार जीत को पर्सनली ले लेता है। इस वजह से क्रिकेट के हार जीत का इमोशन ग्राउंड के बाहर भी फैनों के बीच दिखाई देता है, जिसके कारण मुंबई इंडियंस फैंस के हाथ सीएसके की एक फैन का मौत हो जाता है। इसीलिए खेल खेलना, उसे सपोर्ट करना अच्छा है, और जैसे कि खेल खेल ही होता है, खेल में हार जीत होता ही है, इसीलिए किसी भी खेल को पर्सनली लेना अच्छा नहीं है।